हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक धमाकेदार क्लास। और क्लास है क्या? मैं इस क्लास में कराने जा रहा हूं आपको 50 बहुविकल्पीय प्रश्न। 50 बहुविकल्पीय प्रश्न। और ये 50 बहुविकल्पीय प्रश्न मैं अब हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अब 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। शुरुआत से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। हमसे पूछ रहा है द्विघात बहुपदों की शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखना, शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। हमसे नाम से पता चल रहा है द्विघात मतलब घात 2 होगी तो शून्य के भी कितने होंगे हमारे? 2 होंगे। अगर घात 3 होती तो शून्य कितने होते हमारे? 3 होते। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 के मूलों का हमसे क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है। योग क्या होगा? तो ध्यान रखना, द्विघात बहुपद के अगर मूलों का हमसे योग पूछे तो योग का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? माइनस का b अपॉन ए। क्या होता है? माइनस का b अपॉन ए। तो यहां से ध्यान रखना, a का मान कितना आएगा? 1 आएगा। और b का मान कितना आएगा? माइनस का 4 आएगा। और c का मान कितना आएगा? 1 आएगा। ये आया कैसे? ये हम करते हैं तुलना। क्या करते हैं? तुलना। किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर मैं तुलना करूंगा तो यहां से मेरे पास आ जाएगा ए का मान 1, बी का मान माइनस का 4 और सी का मान कितना आ जाएगा? 1। बस यहां लगा दीजिए तो मेरा क्या आ जाएगा? मूलों का योग या फिर शून्यकों का योग। तो माइनस बी का मान कितना आएगा? माइनस का 4 बट्टे ए का मान कितना आएगा? 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ हो जाएगा 4। तो मूलों का जो योग होगा वो हमारा कितना होगा? 4 होगा। लेकिन याद रखना, अब मैं ये चीज हर बार नहीं लिखूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा। तो डायरेक्ट निकालूंगा यहाँ से ए का मान, यहाँ से बी का मान और यहाँ से किसका मान? सी का मान। ठीक है, तो ये निकाला तो मैंने। क्या? मूलों का योग कितना आ गया? 4। अगर तुमसे इसी में पूछ लेता मूलों का गुणनफल ज्ञात करो, क्या निकालना है? मूलों का गुणनफल। तो ध्यान रखना, गुणनफल का भी एक फॉर्मूला होता है। गुणनफल का क्या होता है? फॉर्मूला। गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए। सी अपॉन ए। और सी का मान हमारे पास कितना है? 1 बट्टे ए का मान भी कितना है? 1। तो गुणनफल हमारा कितना आ जाता? 1 आ जाता। ठीक है, लेकिन हमसे मूलों का योग पूछा था तो योग आ जाएगा हमारा माइनस का 4। आगे बात करते हैं। द्विघात बहुपद के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो अभी बताया था मैंने गुणनफल हम कैसे निकालते हैं। गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सी अपॉन ए। गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए। अब यहां से ये बताइए सी का मान कितना होगा? सी का मान है मेरे पास बेटा 1 बट्टे ए का मान मेरे पास कितना है? ए का मान है 4। तो मूलों का जो गुणनफल आ गया वो कितना है? 1 बट्टे 4। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 बट्टे 4। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, सॉरी त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। कितने घात का? त्रिघात बहुपद का। तो एक चीज तो पहले समझते हैं, इसमें घात 2 है तो इसका मतलब ये त्रिघात तो नहीं है। इसमें घात, ये ध्यान रखना, यहाँ नहीं यहाँ है। इसमें घात कितनी है? 4। तो ये भी नहीं है। इसमें घात कितनी है? 2। तो ये भी नहीं है। तो क्या पूछ रहा है समझे? त्रिघात। तो त्रिघात का कौन सा होगा? ये होगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस क्या? डी। ध्यान रखना, ये हमारा क्या होता है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स के मूल हो तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान ज्ञात कीजिए। याद रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने ये बहुविकल्पी में दिया है, लेकिन तुम्हें कभी कभार ये 4 नंबर में मिल सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। हमें क्या निकालना है? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ये हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसका एलसीएम लेते हुए। तो एलसीएम क्या आएगा हमारा? अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ कैची गुणा हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीटा प्लस अल्फा। मुझे इसका मान निकालना है, बीटा प्लस अल्फा, इसका मान निकालना। देखो अब ये है क्या, मेरे पास आ गया अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा बीटा क्या थे मेरी मूल या शून्यक। तो मुझे निकालना है शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग, या मूलों का गुणनफल और मूलों का
योग निकालना है। तो मैंने बताया था अभी, अगर मान लीजिए हमें निकालना हो मूलों का योग, क्या निकालना हो, मूलों का योग, तो फॉर्मूला क्या था, माइनस का v अपॉन ए। अब देखो यहाँ से, अब मुझे यहाँ से निकालना है ए बी सी का मान। तो ध्यान रखना ए का मान 1 होगा, बी का मान होगा हमारे पास माइनस का 5 और सी का मान कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ लगा दीजिए, माइनस तो रहेगा, बी का मान मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 5 बट्टे ए का मान कितना होगा 1। तो मूलों का जो योग आया वो कितना आ गया, प्लस का 5। मूलों का योग कितना आया हमारा, प्लस का 5। अब हमें क्या निकालना, मूलों का गुणनफल। क्या निकालना, मूलों का गुणनफल। और गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन ए। यहां पर देखिए c का मान हमें कितना दिया है, c का मान दिया है 7 और बट्टे में कितना 1। तो मूलों का जो गुणनफल आ गया कितना आ गया, 7 आ गया। अब बताओ मूलों का जो योग था, योग तो अल्फा बीटा होता है ना, तो अल्फा बीटा का मान कितना आ रहा है 5 बट्टे अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल कितना आ रहा है 7। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा हमारा 5/7 होगा। तो 5/7 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना अगर इस टाइप से आ जाए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेके ये बनाएंगे, इसके बाद मूलों का योग निकालेंगे और मूलों का क्या निकालेंगे, गुणनफल। ठीक है, आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6 आजा भाई। 6x² माइनस का 7x माइनस 3 के हमें क्या निकालने हैं, शून्य के निकालने हैं। शून्य का मतलब मूल निकालने हैं, मूल मतलब यहां से हमें x के मान निकालने हैं। तो x के मान हम कैसे निकालते हैं ये समझ लीजिए। 6x² कितना है, माइनस का 7x और माइनस का कितना 3। अब हम करते कैसे, पहले हम 6 की गुणा किस में करेंगे, 3 में। 6 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 18। अब 18 को हमें ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि घटाने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। 18 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि घटाने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो मैं तोड़ सकता हूं इसे 9 दूनी 18। अगर मैं इसे 9 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहां मैंने लिख दिया 6x² माइनस का 7x, सॉरी 7 कितना तोड़ा मैंने 9x माइनस का 2x और माइनस का कितना 3। 6 को तोड़ो 2 इंटू 3, या फिर इसको ऐसे लिख दो 6x² माइनस का 9x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x और माइनस का 3। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 3 कॉमन और x कॉमन है, क्योंकि 6 में भी 3 है। तो जब 6 में से 3 बाहर गया तो 2 बचा और एक x बचा। 9 में से 3 बाहर गया तो 3 बचा, प्लस इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम 1 मान लेते। तो यहाँ पर कितना होगा 2x माइनस का 3। अब देखो ब्रैकेट वाले हमेशा ही ध्यान रखना सेम आते, हमेशा सेम आएंगे। अगर सेम नहीं आते तो हमने गुणनखंड में कहीं ना कहीं क्या करी है, गलती कर दी है। तो ये होगा 2x माइनस 3, इन दोनों को मैंने एक ब्रैकेट में रख दिया, दूसरे में आएगा 3x प्लस। यहां से हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है शून्यक। तो शून्य के लिए हमें x का मान निकालना। देखो x का मान क्या होगा, ये माइनस का दर्जा किसका हो जाएगा, प्लस का, और 2 कहाँ जाएगा नीचे। ये मैंने बराबर रख दिया, इसके बराबर 0 रखेंगे और इसके बराबर 0 रखेंगे। जब बराबर 0 रखते हैं तो माइनस का तो प्लस में चला जाता है और प्लस का किस में चला जाता है, माइनस में। ये प्लस का है, बराबर से उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और 3 का बन जाएगा नीचे। तो इसका जो एक और आंसर आएगा कितना आएगा, माइनस का 1/3। x के दो मान आ गए 3/2 और माइनस का 1/3। 3/2 और माइनस का 1/3 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब सातवां क्या कहता है। ध्यान रखना भाई, ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हें पिछले पेपरों में पूछे गए हैं। जो पिछली बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं उठा के लाया हूं कि कौन सा क्वेश्चन, मतलब किस किस टाइप से, कौन कौन सी कंडीशन से हमने क्या करें, ये सभी क्वेश्चनों को डाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः ये और ये है। हमसे कह रहा है मूलों का योग दिया है और मूलों का हमें क्या दिया है, गुणनफल दिया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, द्विघात बहुपद। तो ध्यान रखना अगर मूलों का योग और गुणनफल दिया हो और हमसे क्या पूछ रहे द्विघात बहुपद, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, x² माइनस मूलों का योग, तो शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं यहाँ, मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल।
ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। देखो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर आएगा माइनस, हमें योग कितना दिया है, योग दिया हमें कितना, 2 2 और उसके साथ क्या आ जाएगा एक्स प्लस गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल दिया है हमें माइनस का 15, तो यह हो जाएगा माइनस का 15, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का कितना 15। यही क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर चेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना मूलों का योग और गुणनफल दिया तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या निकालने के लिए, द्विघात बहुपद निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, पांसे पर 3 आने की प्रायिकता, हमसे पूछ रहा है प्रायिकता। अब पहले ये बताइए हमने किसको फेंका है, पांसे को। अब पहले ये बताइए पांसे पर जो कुल संख्या आती है वो कौन कौन सी आती है। पांसा तो समझते हो ना, पांसा वो होता है जो हम लूडो होता है ना, लूडो की जो गोटी होती है उसे हम पांसा बोलते हैं, डाइस। ठीक है, उसमें नंबर लिखा रहता है 1 से लेकर कहां तक, 6 तक। जब 1 से लेकर 6 तक लिखा रहता है तो हमें यह पता चलेगा कि पांसे पर जो संख्या होती है या तो 1 आएगी या 2, ये कहां तक आएंगी, 6 तक आएंगे, कोई सी भी संख्या आ सकती है पांसे पर। ठीक है, अब हमसे कह रहा है 3 आने की प्रायिकता। अब ये बताओ अगर मान लीजिए हम एक गोटी को फेंकते हैं तो इस पर 3 कितनी बार आएगा, गोटी को अगर फेंकेंगे 3 एक बार आएगा, एक ही ऑप्शन है ना, तो टोटल हमारे पास है 6, 6 में से कितनी बार आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, और बट्टे में कितना आ जाएगा। तो प्रायिकता निकालने के हमारे पास फॉर्मूला होता है अनुकूल संख्या या अनुमानित संख्या बट्टे कुल संख्या, अनुमानित संख्या बट्टे कुल संख्या। अब ये बताओ पांसे पर 3 आएगा तो 3 तो एक ही बार है ना, तो यहां आ जाएगा 1 बट्टे कुल संख्या कितनी है 6, तो पांसे पर 3 आने की प्रायिकता कितना होगा, 1/6 होगा। और 1/6 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है कि पांसे पर हमारा जो आएगा, अगर मान लीजिए किसी अगर उस गोटी को फेंकूंगा तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या फिर क्या 6, लेकिन हमसे पूछ रहा है केवल 3 कितनी बार आएगा। भाई 6 में से एक ही बार तो आएगा, तो 1 बार आएगा, लेकिन कितने में से, 6 में से, तो यही हमारी क्या होगी, प्रायिकता होगी। अगर हमसे पूछ लेता ये बताइए 5 कितनी बार आएगा, तो 5 तो एक ही बार है ना, तो यहां पर 5 भी आता 1/6। हमसे पूछ लेता 4 कितनी बार आएगा, तो भी कितना करते हैं हम 1/6। हाँ, अगर क्वेश्चन अलग बन सकता, कैसे, अगर हमसे ये पूछ लेता कि सम संख्या कितनी बार आएंगी, क्या पूछ ले, सम संख्या, तो पहले अब ये बताइए सम संख्या आ कौन कौन सकती है, या तो 2 आ सकती है या 4 आ सकती है या फिर क्या आ सकती है 6, तो सम संख्या है कितनी, 3 है, तो यहां पर आता 3 और बट्टे में कितना 6। अगर किसकी बात करता, सम संख्या की बात करता। अगर हमसे विषम संख्या की बात करता तो विषम संख्या की हमारे पास कितनी है, 3 है, विषम संख्या की भी कितनी है 3, तो यहां पर भी कितना हो जाता 3/6, इसको हम काट देते कितना आता है 1/2। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा हूं कि 3 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/6 होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, शंकु का आयतन। अब देखो हमें इसमें पूछ रहा है शंकु का आयतन, आपको यह पता होगा शंकु क्या होता है। ठीक है, और मैं तुम्हें यहां एक चीज बता रहा हूं, एक मान लीजिए हमारे पास शंकु है और एक है हमारे पास बेलन। ध्यान रखना बेलन का जो आयतन होता है शंकु का 3 गुना होता है, बेलन का जो आयतन होगा वो शंकु का क्या होगा, 3 गुना अधिक होगा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि शंकु का जो आयतन है बेलन के आयतन का 1/3 होता है। क्या होता है, 1/3। तो अब इसमें देख लीजिए 1/3 कौन सा होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है हमारा क्या, शंकु का आयतन। अगर मैं बात करता बेलन के आयतन की, तो बेलन का आयतन क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं बात करता गोले के आयतन की, तो गोले का आयतन होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगर मैं बात करता घन के आयतन की, तो घन का जो आयतन होता है वो होता है हमारा क्या, ए का क्यूब। अब घनाभ का आयतन बोलता तो घनाभ का आयतन होता है एल गुणा बी गुणा एच। ये सब हमारे क्या है, आयतन है। और शंकु का आयतन कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान रखना इन सभी क्वेश्चनों को आपको याद करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एक एक नंबर में, 2-2 नंबर में बहुत क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो सभी के फॉर्मूले जरूर याद कर लेना।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर वृत्त को छूती है? मतलब ये कहना चाह रहा है कि स्पर्श रेखा जो होती है वृत्त को कितने बिंदुओं पर छूती है। जैसे मान लीजिए एक वृत्त है हमारे पास, यहां से अगर मैंने एक स्पर्श रेखा बना दी है तो ये जो स्पर्श रेखा है इस वृत्त को कितने बिंदुओं पर छूती है? तो ध्यान रखना केवल और केवल कितने बिंदुओं पर? एक बिंदुओं पर छूती है। कितने बिंदु पर? एक। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो सिंपल था क्वेश्चन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। ये एक फॉर्मूला है सर्वसम का। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। एपी, एपी मतलब समांतर श्रेणी 2,5,8 डॉट डॉट का हमें क्या निकालना है? डी निकालना है। क्या निकालना है हमें? डी। तो हमें ये पता है समांतर श्रेणी का जो डी होता है उसे हम बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं उसे? सार्व अंतर। और सार्व अंतर हम कैसे निकालते हैं? हमें पता है सार्व अंतर निकालने के लिए कि अगले वाले पद में से, मतलब दूसरे पद में से हम पहले पद को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। कैसे? डी का जो मान निकालते हैं हम, सार्व अंतर का जो मान निकालते हैं, क्या होता है? a2 माइनस a1। a2 क्या है? ये हमारा दूसरा पद, और दूसरा पद, और a1 क्या है? हमारा पहला पद। यह बताइए दूसरा पद कितना है हमारा? 5 माइनस 2, और 5 माइनस 2 कितना होगा? 3। ठीक है, ये होगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी, डी निकालने के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है? दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। अच्छा, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं को गुणनफल। तो वही पूछना चाह रहा है हमसे कि एलसीएम और एलसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम का क्या गुणनफल किसके बराबर होता है? दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, मतलब संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। ध्यान रखना फॉर्मूला होता है ये एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, या फिर कह सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल। आगे प्रायिकता का मान हमेशा, और एक चीज याद रखना, प्रायिकता का जो मान होता है हमेशा 0 होगा। हमेशा तो नहीं, प्रायिकता का जो मान होगा या तो 1 होगा, या 1 से कम होगा, या 0 होगा। इसके बीच में होगा, इसके अलावा नहीं होगा। मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं, प्रायिकता का जो मान है या तो 0 होगा, या 1 होगा, या इनके बीच में होगा। मतलब 1 से बड़ा भी नहीं होगा और 0 से छोटा भी नहीं होगा। किसका मान? प्रायिकता का मान। क्या प्रायिकता का मान 0 पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, प्रायिकता का मान 0 आ सकता है। प्रायिकता का मान 1 आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है। क्या प्रायिकता का मान 3 आ सकता है? प्रायिकता का मान 3 नहीं आएगा। प्रायिकता का मान -2 आ सकता है? माइनस का भी नहीं आएगा। ठीक है, तो याद रखना प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होता है? 0 और 1 के बीच में। यहां पर 0 भी होगा और 1 भी होगा। देखो यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा दे रखा है 0 और 1 के बीच में, लेकिन याद रखना यहाँ पर 0 भी होगा और 1 भी होगा। ठीक है, तो इसमें के हिसाब से मैं ऑप्शन कौन सा लगाऊंगा? इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि प्रायिकता का मान 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। इनके बीच नहीं होगा, बीच का तो यही है, लेकिन ये दोनों भी होंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे हम क्या बोलते हैं भाई? व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। और तुम्हें पता है अगर किसी का व्यास हमें दे रखा है, अगर त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास में को हम क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं। व्यास को क्या कर देते हैं? आधा। अगला देखिए, सिक्का उछालने पर हेड की प्रायिकता। अब एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए कोई भी हमने एक सिक्का उछाला, सिक्का मतलब 1 रुपया 2 रुपया का जो सिक्का होता है वो हमने उछाला, तो सिक्के पर क्या आएगा? या तो हेड आएगा, या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। या तो चित आएगा, या फिर क्या आएगा? पट। तो ध्यान रखना, हेड को हम बोलते हैं चित और टेल को हम क्या बोलते हैं? पट। हमसे पूछ कर रहा है हेड की प्रायिकता। अब ये बताओ, मान लीजिए मैंने सिक्का उछाला, सिक्का उछालने पर अब ये बताइए आप हेड आएगा या टेल आएगा? तो नहीं पता भाई, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो दोनों में से कोई एक ही तो आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा, लेकिन कितने में से? 2 में से। तो अनुमानित संख्या तो हमारी 1 है और कुल संख्या कितनी है? 2। तो कितना होगा? 1/2।
क्या आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता। तो हेड आने की प्रायिकता 1/2 तो कौन सा होगा, 1/2, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। यदि दो संख्याएं 36 और 84 तथा एचसीएफ 12 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो यहां से मुझे दो संख्याएं दे रखी हैं और क्या दे रखा है, एचसीएफ। क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम हम सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारे पास 12, पहली संख्या है 36 गुणा दूसरी कितनी 84, 12 जाएगा नीचे, 12 से नीचे जाएगा तो 12 से कटेगा 3 बार, 3 ही गुणा कर दीजिए तो 4 3 12 और 2 8 3 24 और 1 25, कितना होगा 252। क्या होगा, एलसीएम। तो एलसीएम कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंपल है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आगे बढ़ते हैं। किस संख्या का अभाज्य गुणनखंडीकरण सही है। हमसे कह रहा है कि किस संख्या का अभाज्य गुणनखंड सही है। अभाज्य गुणनखंड मतलब इसके हमें फैक्टर करके देखने हैं कि ये सही आ रहे हैं या गलत आ रहा है। अब चेक करके देखना कौन सा सही है। सबसे पहले हमें करना है 180 के। 180 के तोड़ूंगा 2 से 90, 2 से तोड़ूंगा मैं 45, अब 45 3 से कटेगा 15 बार और 5 से कटेगा 3 बार और 3 से कटेगा 1 बार। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। इसको लिखूंगा मैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। अब ये चेक करना मुझे सही है या गलत है। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 गुणा 5, तो इसका मतलब ये वाला क्या है, ऑप्शन हमारा सही है। अभी और चेक करते हैं, क्या असल ऐसा भी हो सकता है कि ये भी सही हो और ये भी सही हो, तो हम कौन सा ऑप्शन लगाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अभी चेक करते हैं। अब यहाँ देखो मैं अब गुणा कर रहा हूँ, यहाँ को 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 7 6 42, कितना 420, 420 है। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। अब मैं अगला वाला चेक करता हूँ। अब मुझे ये पता चलेगा कि इसका जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, डी आएगा। क्यों, क्योंकि ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसका मतलब ये भी 100% क्या होगा, सही होगा। अगर मान लीजिए ये गलत हो गया तो मैं इसमें नहीं बता पाऊंगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं पहले ही बता रहा हूं कि ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, 100% सही होगा। कैसे चेक करते हैं, 5 की पावर 3 का क्या होता है, 55 25 पंजे 125, 125 से गुणा करूंगा 2 दूनी 4 में, 125 गुणा 4 कितना होता है 500। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या है, सही। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा हमारा, ना पहला होगा ना दूसरा होगा ना तीसरा होगा, कौन सा होगा, सभी होंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा, डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते। अब क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन ये है, यदि fx बराबर x³ माइनस 4x प्लस 1 तो f2 का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है, f2 का। मतलब ये हमें fx का मान दे रखा है, fx का नहीं चाहिए, हमें x की जगह कितना रखना है, 2 रखना है। तो इस पूरे क्वेश्चन में हमें x का मान 2 रखना है, रख दीजिए। 2 का क्यूब माइनस कितना है 4 गुणा 2 प्लस कितना 1, 2 का क्यूब हमारे पास होता है 8 माइनस 8 प्लस 1, 8 से 8 खत्म, कितना आ गया 1। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते। x माइनस 1, एक्स माइनस वाई बराबर 1 और x प्लस वाई बराबर 5 का हल पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ देखो सॉल्व करने का, x माइनस वाई बराबर 1 और x प्लस वाई बराबर 5। इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, देखो वाई से वाई कट जाएगा, x और x जुड़ जाएगा, 2x क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का, तो कट गया। तो 6, जब 2 से 6 काटूंगा तो x का मान मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब x का मान 3 आया और मुझे ये पता है जब x का मान 3 है और x और y का मान 5 है, जब x का मान 3 आया तो y का मान मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ध्यान रखना x का मान 3 और y का मान 2। अब ये मत लगा देना ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बिंदु में हम हमेशा पहले किसका मान रखते हैं, x का मान रखते हैं। तो x का मान होगा 3 और y का मान कितना आ जाएगा, 2। और देखो और किसी भी ऑप्शन में x का मान क्या नहीं है, 3 नहीं है। ठीक है, जब 3 नहीं है तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर पहले में। तो ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन सही होगा, ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते बेटा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। 7, 10, 13 का 20वां पद क्या होगा। कौन सा पद पूछ रहा है हमसे, 20वां पद। तो 20वां पद हमें पता है फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। या फिर मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं कि जो 20वां पद होता है हमारे पास क्या होता है a प्लस 19d। क्या होता है a प्लस 19d, क्योंकि ये एक पहला पद होता है और 19 पद ही हो गए, तो 19 और कितने हो गए टोटल 20 पद। यहां से मान निकाल दीजिए। अब ये बताओ a का मान, हमें पता है जो a का मान होगा वो होगा मेरे पास 7। a का मान कितना आएगा 7, प्रथम पद होता है, और d होता है सारवंतर। सारवंतर मतलब इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां रख दीजिए a का मान 7 प्लस 19 गुणा d का मान आ जाएगा 3। तो 7 प्लस 19 डी होता है फिर 57। 57 और 7 कितना हो गया, ये हो गया 64। ठीक है, तो हमारे पास जो 20वां जो पद आएगा वो कितना आएगा, 64 आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई। ठीक है, यदि दो त्रिभुजों में एक कोण समान और दो भुजाएं अनुपात में हो, मतलब ये कहना चाह रहा है कोई भी दो त्रिभुज हैं जिनमें एक तो कोण समान है और दो भुजाएं अनुपात में है, तो हमसे ये पूछ रहा है कौन सी कसौटी लगेगी। क्या पूछ रहा है, कौन सी कसौटी। तो कोण जो होता है उसे हम बोलते हैं एंगल, और भुजाएं जो होती हैं उसे हम बोलते हैं साइड। भुजाएं जो होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, साइड। तो ये देख लीजिए, दो भुजा और एक कोण किसमें बराबर है, दो भुजा, इसमें तीनों भुजाएं, ये नहीं होगा, इसमें दो कोण है, ये भी नहीं होगा, इसमें तीनों कोण है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा, दो भुजा और एक क्या, कोण। ठीक है, आगे बात करते हैं। दो बिंदु A और B के बीच की दूरी निकालिए। क्या निकालना हमें, बीच की दूरी। बीच की दूरी निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा x1 y1, ये x2 और ये क्या y2। क्योंकि दो बिंदु दे रखे हैं तो पहला बिंदु हो जाता है हमारा x1 y1 और दूसरा बिंदु क्या हो जाता है x2 और y2। अब यहां लगा दीजिए इनके मान, क्या होगा, x2 का मान बताइए बेटा। x2 का मान है 6 माइनस x1 का मान 2 और उसका क्या प्लस। y2 का मान हमें कितना दे रखा है, y2 का मान दे रखा है 9 माइनस y1 का मान कितना है 5 और उसका भी क्या स्क्वायर। 6 में से 2 घटाया 4 और 4 का मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, वर्ग कितना होगा 16। दोबारा समझिए, 6 में से 2 घटाया तो 4 बचा, 4 का स्क्वायर 16। 9 में से 5 घटाया 4 और 4 का स्क्वायर कितना 16। अब 16 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 32। और ध्यान रखना अंडर रूट 32 को लिख सकता हूं मैं कितना, 4 अंडर रूट 2 मात्रक। क्या लिखूंगा, 4 अंडर रूट 2 मात्रक, क्योंकि 4 चौक 16 और 16 दूनी कितना 32। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की फॉर्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हमें निकालनी हो तो उसके लिए ध्यान रखना ये हम फॉर्मूला लगाते हैं। d बराबर, d होता है डिस्टेंस, बीच की दूरी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मध्य बिंदु सूत्र में m का मान, मतलब मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है, हम क्या करते हैं, मध्य बिंदु, मध्य होता है किसी के बीच का, किसी के क्या बीच का। तो जैसे मान लीजिए ये दो बिंदु हैं, इसको बीच का होगा, क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देंगे। इन दोनों को जोड़ के क्या कर देंगे, इसका आधा। तो जोड़ के आधा कौन सा हो रहा है, देखो इसमें जोड़ के आधा नहीं हो रहा, इसमें जोड़ के आधा, लेकिन इसमें ध्यान रखना मध्य बिंदु में x भी आएगा और y भी आएगा। तो x और y किसमें होंगे, ऑप्शन नंबर सी में। x1 प्लस x2 होता क्या, देखो फॉर्मूला बताता हूं मैं, x, y बराबर, मध्य बिंदु का फॉर्मूला ये याद रखना, x1 प्लस x2 बट्टे 2 कॉमा y1 प्लस y2 और बट्टे में कितना, ये होता हमारा किसका फॉर्मूला, मध्य बिंदु का फॉर्मूला। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है, लास्ट वाला। आगे देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का डी, क्या पूछ रहा है, ये क्या डी, अच्छा डी, डी होता है हमारा, ध्यान रखना विविक्त कर, डी क्या होता है विविक्त कर। तो डी का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस क्या 4ac, जिसको हम किस में लगाते थे, धाराचार्य सूत्र में लगाते थे।
या फिर द्विघाती सूत्र में लगाते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर उल्टा दे रखा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान रखना डी हमारा विविक्त कर होता है। माइनस के 3,4 किस चतुर्थांश में होगा? ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। माइनस के 3,4 ये x और ये क्या है y, ये होता है माइनस का x और ये क्या होता है माइनस का। और ध्यान रखना जितने भी 50 के 50 क्वेश्चन है ये टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अनसोल्व पेपर में से सभी क्वेश्चनों को उठाया गया और तब यहां पर टाइप किया गया है। सभी क्वेश्चन जो पिछली बार आ चुके हैं 2025 में, 24 में, 23 में, जितनी बार आ चुके हैं उन सभी को हमने क्या कर लिया है? उठा लिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन मैंने खुद नहीं बनाया, ये भी मैंने क्या किया है? प्रीवियस ईयर का जो सेट है उसमें से उठाया तब बनाया गया है। ठीक, आगे बढ़ते। माइनस के 3,4। अब ये देखना मुझे, ये होता है x का मान और ये किसका होता है? y का मान। x का मान है माइनस का, तो x का मान देखो माइनस का इधर होगा, तो इस लाइन पर होगा। y का मान 4 पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहाँ होगा? ऊपर होगा। तो ध्यान रखना ये और ये इन दोनों से मिलकर ये तो बनेगा, तो ये मिलेगा, ये होता है हमारा पहला चतुर्थांश, ये कौन सा होता है? दूसरा, ये होता है हमारे पास तीसरा और ये कौन सा होता है? चौथा। तो x का मान माइनस का, y का मान प्लस का, तो कौन सा चतुर्थांश होगा? चतुर्थांश दूसरा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए यदि किसी वस्तु की ऊंचाई h और छाया की लंबाई √3h है तो कोण ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक वस्तु की ऊंचाई है, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज बना लिया मैंने, ये कोई वस्तु है, इसकी ऊंचाई इसने क्या दी है? h दी है, और छाया की जो लंबाई है वो √3h है। छाया ये है, इसकी छाया ये बनेगी, इसकी छाया की जो लंबाई कितनी? √3h। पूछ कर रहा है हमसे, कोण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कोण। तो कोण को मैंने क्या मान लिया? थीटा। मुझे नहीं पता क्या है ये, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी और क्या सी। मुझे निकालना है थीटा का मान, और याद रखना थीटा का मान कैसे निकालेंगे? थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब और ये क्या होता है? आधार। तो लंब और आधार ये होते हैं हमारे tan में। किस में होते हैं? tan में। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आऊंगा, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। लाल बट्टे कक्का से पढ़ा होगा ना, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा हो जाएगा लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है हमारे पास? लंब है h बट्टे, और आधार कितना है? √3h। देखो h से h खत्म हो गया, तो tan थीटा का जो मान बचा वो कितना बचा? 1/√3। अब हमें ये चेक करना है कि tan में 1/√3 किसका मान होता है, और हमें ये पता है tan में 1/√3 ये होता है tan 30 का। किसका होता है? tan 30 का। तो tan से tan खत्म हो जाएगा, तो यहां से जो थीटा का मान आएगा वो कितना आ जाएगा? कोण 30 अंश आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर होगा हमारा ए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऐसे करना है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? पानी भी नहीं इस बोतल में। अगला क्वेश्चन, एक खंबे की छाया 10 मीटर और कोण 30 अंश है। मतलब इसने बोला है एक खंबा है, यही बना देता हूं मुझे, खंबे की छाया 10 मीटर है। खंबे की छाया तो ये होगी ना, ये होगा हमारा 10 मीटर। ये होगा हमारे पास एक क्या? खंबा। खंभा। और कोण हमें दिया है कितने का? 30 का। ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब खंबे की ऊंचाई नहीं पूछ रहा, तो खंबे की ऊंचाई को मैंने क्या मान लिया? h। तो यहां पर मैं फॉर्मूला लगा दूंगा वही सेम, ये थीटा दे रखा है, थीटा के सामने वाली वजह क्या होती है? लंब, और ये क्या है? आधार। और लंब और आधार हमारे किस में होते हैं? tan में होते हैं। तो यहां पर लगा दूंगा tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। थीटा का मान कितना है? 30 बराबर लंब हमें कितना दिया है? लंब दिया है h, और आधार कितना दिया है? 10। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, तो h लंब हो गया h और आधार कितना? 10। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। इससे पिछले वाले क्वेश्चन बताया था h/10। अब 10 का बन जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 10/√3 बराबर कितना? h। तो यहां से जब मैं h का मान निकालूंगा तो इसका कर दूंगा परिमीकरण। क्या 10/√3 है? नहीं है? दोबारा चेक करें एक बार। एक खंबे की छाया 10 मीटर है, खंबे की छाया 10 मीटर है,
कोण 30 अंश है, ऊंचाई ज्ञात करो। तो इसका हम कर देंगे परिमीकरण। जब इसका परिमीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 10√3 बट्टे में कितना 3। क्या कोई ऑप्शन है? 10√3/3 कोई भी ऑप्शन नहीं, तो ध्यान रखना इसके नीचे हम क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन नहीं तो हमारा आंसर ये आएगा 10√3/3, या फिर लिख सकते हैं हम 10/3। तो इनमें दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए या तो बट्टे में 3 लगा लो या फिर इसके बट्टे लगा लो 10/3। ठीक है, कोई सा भी कर सकते हैं। आगे देखो, स्पर्श रेखा और त्रिज्या का कोण। अब हमसे ये पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए एक वृत्त होता है, वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, जैसे मान लीजिए एक वृत्त की स्पर्श रेखा ये हो गई। स्पर्श तो समझ दोगे, स्पर्श रेखा मतलब उसको स्पर्श करके जा रही हो, छू के जा रही हो, और इसकी होती है एक त्रिज्या, यहां से लेकर यहां तक। हमसे पूछ रहा है इनके जो बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा। ध्यान रखना स्पर्श रेखा और त्रिज्या का जो बीच का जो कोण बनता है हमेशा कितने का बनता है? 90 अंश का बनेगा। कितने का बनेगा? 90 अंश का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा? डी होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि दो स्पर्श रेखाएं एक बिंदु से खींची जाएं, हमसे ये कहना चाह रहा है कि एक वृत्त है कोई, ध्यान रखना स्पर्श रेखा वृत्त पर होंगी, और यहां पर एक बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जा रही है। जैसे मान लीजिए एक तो स्पर्श रेखा ये हो गई, एक स्पर्श रेखा ये हो गई, लेकिन ध्यान रखना सीधे होंगे और स्पर्श करेंगे, प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो ये पूछना चाह रहा है कि इसकी जो स्पर्श सॉरी इसकी जो स्पर्श रेखा होंगी कि लंबाई समान होंगी, अलग अलग होंगी, कैसे होंगी? ध्यान रखना किसी बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक इसकी जो लंबाई होंगी वो क्या होंगी? समान होंगी या बराबर होंगे। तो ऑप्शन कौन सा चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, चाप की लंबाई। तो ध्यान रखना चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है θ/360 2πr। चाप क्या होता है ये समझ लीजिए पहले। जैसे मान लीजिए एक वृत्त है, यहां पर त्रिज्या के द्वारा ये जो भाग काटा है, देखो ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, त्रिज्या के द्वारा ये छोटा सा एक भाग है, तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होती है इसे हम बोलते हैं चाप। अब ये तो पूरे जो लंबाई होगी इसकी वो क्या होगी? 2πr, वृत्त की परिधि 2πr। लेकिन क्या मुझे पूरी परिधि चाहिए? नहीं, मुझे चाहिए छोटा सा हिस्सा। जब छोटा सा हिस्सा चाहिए, पूरा कोण कितने का होता है? 360 का, लेकिन मुझे चाहिए ये वाला। ये वाला मैंने कितने का मान लिया? थीटा का। तो इसका जो फॉर्मूला आता है θ/360 और 2πr। ये किसका फॉर्मूला है? चाप की लंबाई। तो θ/360 2πr। आगे देखिए, समीकरण x² माइनस का kx + 16 = 0 के दो मूल समान हो तो k का मान। तो ध्यान रखना ये वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल लगभग बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। तो समझिए, ध्यान रखना इसने क्या बोला? दो मूल समान है। तो दो मूल समान की हमारे पास एक कंडीशन होती है कि b² - 4ac बराबर हम क्या लगाते हैं? 0 लगाते हैं। तो यहां से मैं किसका मान निकाल सकता हूं? k का। तो यहां से पहले ये बताइए a का मान कितना आएगा? a का मान आएगा 1, b का मान आएगा -k और c का मान आएगा बेटा 16। अब a b c का मान इसमें लगा दीजिए। b का मान कितना है? -k का स्क्वायर 4 गुणा a का मान है हमारे पास 1 गुणा c का मान कितना? 16 और बराबर कितना? k² - 16 × 4 = 64 बराबर 0। माइनस का उधर जा किसका हो जाएगा? प्लस का। अब 64 किसका वर्ग होता है? ये होता है हमारे पास 8 का, लेकिन 8 के साथ हम स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? प्लस माइनस। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास? के की वैल्यू है। ध्यान रखना ये वाला बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कब? जब दो मूल क्या हो? समान हो। तो कौन सी कंडीशन लगाते हैं? b² - 4ac बराबर क्या होगा? 0 होगा। आगे देखिए, यदि cos θ = 1/2 तो थीटा का मान। तो ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन आया था पिछली बार, बोर्ड के पेपर में पूछा गया था।
cos थीटा बराबर 1/2। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि cos में 1/2 किसका मान होता है। cos थीटा बराबर 1/2 ना। cos में ये बताइए 1/2 किसका मान होता है। तो हमें पता है cos में 1/2 मान होता है cos 60 का। किसका होता है? cos 60 का। तो cos से cos कट गया, तो थीटा का मान कितना आ गया? 60। और यही क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। बड़ा सिंपल सा था, ठीक है। बशर्ते तो हमें सारणी याद होनी चाहिए। अगर सारणी याद है तो हम कर पाएंगे, अगर सारणी हमें याद नहीं है, त्रिकोणमिति के जो मान होते हैं 37, 45, 60, 90, इनके अगर मान नहीं याद तो हम नहीं कर पाएंगे। आगे देखो, एक खंबे की छाया जिसकी ऊंचाई से 3 गुना है। ऊंचाई कोण हमसे पूछ रहा, कोण ज्ञात कीजिए। ऊंचाई कोण नहीं, केवल कोण। एक खंबे की छाया, जैसे मान लीजिए ये है, मैंने इसको मान लिया खंबा, और इसे मान लिया इसकी क्या? छाया। खंबे की छाया उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। ऊंचाई से 3 गुना है खंबे की छाया। अगर मैं इसको मानता हूं x, तो ये वाला मेरा बेटा कितना होगा? 3x। ठीक है, दोबारा समझिए। एक खंबे की छाया उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। खंबे की छाया उसकी ऊंचाई से कितना गुना है? 3 गुना है। तो कोण ज्ञात कीजिए। क्या निकालने हमें? कोण। तो मुझे तो ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, तो यहां लगाएंगे हम टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। लंब कितना? x, और आधार कितना? 3x। x x कट गया, यहां पर बचा टेन थीटा बराबर 1/3। ये तो भाई क्वेश्चन गलत हो गया। अब ये बताइए, क्या टेन में 1/3 किसी का मान होता है? नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूं ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, यहां 3 की जगह अगर मान लीजिए √3 होता, कितना होता? √3। क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, √3 कर लीजिए। अगर √3 होता तो यहां पर भी कितना आता? √3 आता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है टेन में 1/3 किसी का भी मान नहीं होता। जब किसी का मान नहीं होता तो भाई पॉसिबल नहीं है थीटा का मान निकालना। जब थीटा का मान पॉसिबल नहीं है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या तो क्वेश्चन को छोड़ूंगा या फिर क्वेश्चन को मिसप्रिंट करूंगा। ठीक है, तो वहां 3 की जगह मैंने कर लिया √3 गुनी। कितने गुनी? √3 गुनी। तो अब मैं यहां से निकाल सकता हूं। अब ये देखिए, 10 में 1/√3 किसका होता है? 10 में 1/√3 होता है ये 30 का। तो यहां से जो थीटा का जो मान आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो 30 कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 20 का एक राइट आंसर होगा। ठीक है, बेलन का वक्रपृष्ठ दे रखा हमें 264 सेंटीमीटर की, ऊंचाई दे रखी है 6। तो आर पूछ रहा है, आर मतलब त्रिज्या पूछ रहा है। हम देखो दिया क्या है, बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2πRh का मान हमें कितना दिया है? 264। 2πRh का मान कितना दिया हमें? 264। ठीक है, पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है आर का मान। तो ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई दे रखी है 6। तो यहां लगा दिए 2 गुणा पाई का मान हमें पता कितना होता है? 22/7। थोड़ा आर का मान निकालना है, और एच का मान कितना है? 6 बराबर 264। अब देखिए 2, 22 और 6 बन जाएगा नीचे, और 7 का बन जाएगा ऊपर। तो यहां से निकालूंगा आर बराबर 264 × 7 अपॉन 2 × 22 × 6। अब इसके कर देते हैं काट पीट भाई। 6 एकम 6, 6 चौक 24, 2 बचा, 6 चौक 24, 22 दूनी 44, 44 से 44 खत्म। तो आर का मान कितना आ गया? सिंपल सा 7 क्या था? सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर होगा हमारा क्या? डी इज अ राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते भाई। एक 1.6 मीटर व्यास तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर वाले बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। अच्छा, हमसे पूछ रहा है बेलन का वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्या अनुपात। तो पहले मैं लिख रहा हूं बेलन का वक्रपृष्ठ। किसका? बेलन का वक्रपृष्ठ। तो डायरेक्ट लिखता हूं वक्रपृष्ठ, कहानी खत्म करो। यहां लिखा मैंने वक्रपृष्ठ, और बट्टे में क्या? कुल पृष्ठ। बट्टे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझसे क्या पूछ रहा है?
अनुपात पूछ रहा है, तो मैंने बकपृष्ठ लिख दिया कुल पृष्ठ। बकपृष्ठ का फॉर्मूला बताइए। बकपृष्ठ का होता है क्या है, विलयन है ना, हाँ, 2πr/h बटे 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, ये होता है हमारा क्या, कुल पृष्ठ। बस इसी का अनुपात पूछ रहा है, तो सिंपल चीज लगा दीजिए। देखो 2 से 2 खत्म, पाई से पाई खत्म, r से r खत्म। अब h से h मत खत्म कर देना, इनको जोड़ने के बाद खत्म होगा। तो ये बताइए h का मान है कितना, h का मान सेंटीमीटर में याद रखना। h का मान किसमें हमारा, सेंटीमीटर में, किसमें, मीटर में। तो ध्यान रखना इसको भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, मीटर बनाना, सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। तो या तो इसको मीटर बना लीजिए या इसको सेंटीमीटर बना लीजिए, दोनों को सेम करना है, कैसे भी कर लो सेम आएगा आंसर। तो मैं करता हूँ इस मीटर को भी सेंटीमीटर बनाता हूँ। तो 1.6 को मैं गुणा कर देता हूँ 100 से, तो ये आ जाएगा बेटा 160 सेंटीमीटर। ये आ गया व्यास, क्या गए, व्यास। व्यास क्या होता है हमारा, d 160 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होगी 160 का आधा कितना होता है भाई, 80 सेंटीमीटर। और ऊंचाई बोले तो h कितनी है, 20 सेंटीमीटर। बस लगा दीजिए ये वाले मान। तो h का मान आ जाएगा 20 बटे h का मान 20 प्लस r बोले तो त्रिज्या, और त्रिज्या है मेरे पास 80। 80 भी कितना होगा 100, तो 20 बटे 100, 20 से काट दो 5 पर, तो 1/5। तो इसका जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे शेर 1:5। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को हम मैच करेंगे, और अच्छा क्वेश्चन है, कंप्लीट जरूर करके जाना है। आगे बढ़ते हैं भाई, और थोड़ा सा हम स्पीड से चलते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना बने, इसलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं हम क्वेश्चनों में। क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई। अच्छा, ये कहना चाह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। जैसे मैंने मान लिया एक वृत्त बना लिया ऐसे करके, चलो वृत्त सही लग रहा है। इसकी त्रिज्या कितनी हमारे पास दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। इसने क्या बोला है, उस पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु स्थित है। तो मैंने मान लिया यहां से लेकर यहां तक एक बिंदु स्थित है, और वो मेरा कितने का है, 13 सेंटीमीटर का। कितने का है वो, 13 सेंटीमीटर का। स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है हमसे। तो यहां से मान लीजिए एक स्पर्श रेखा खींचनी, या तो इधर खींच दीजिए, इधर खींच दीजिए, किधर भी खींच दीजिए स्पर्श रेखा। तो मैंने खींच दी यहां से स्पर्श रेखा खींची, ठीक है। अब हमसे स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है। तो स्पर्श रेखा क्या है, यहां से लेकर यहां तक तो स्पर्श रेखा की लंबाई है, मुझे इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो एक चीज बताइए, यहां से लेकर यहां तक मुझे दे रखा है 13, कितना दे रखा है, 13, और ये है हमारा वृत्त, और वृत्त की त्रिज्या दी है मुझे 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ये वाली जो दूरी है कितनी है, 5 सेंटीमीटर की। और इससे पिछला वाला क्वेश्चन मैंने बताया था कि वृत्त की त्रिज्या, पिछला नहीं, इससे शायद चौथा पांचवा क्वेश्चन होगा, पता नहीं कौन सा था, कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा का जो बीच में कोण बनता है वो कितने का होता है, पता है, 90 का होता है। 90 के सामने वाली भुजा होती है मेरी कर्ण, एक को मान लो लंब और एक को क्या मान लो बेटा धार। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे निकालना है लंब, और लंब में किससे निकालूंगा, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बोले तो कर्ण है हमारा 13 का, लंब कितने का, लंब मुझे निकालना है, लंब तो जीवा की स्पर्श रेखा की लंबाई होगी ना, और आधार मैंने माना त्रिज्या, और त्रिज्या कितने की हमारे पास 5 सेंटीमीटर। 13 का वर्ग होता है पता 169, और 5 का पता है, 5 का कितना होता है 25। जब भी प्लस का है तो इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना, माइनस का 25 बराबर एल स्क्वायर। एल बोले तो लंब का स्क्वायर, घटा दीजिए 144 बराबर लंब का स्क्वायर। तो एल का जो मान आएगा 144 किसका वर्ग होता है, वो होता है बेटा 12 का। तो स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी यहां से लेकर यहां तक वो कितने सेंटीमीटर होगी मेरे शेर, 12 की। तो 12 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब हम आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक। 500 को एक बार फेंकने पर सम संख्या, हाँ यही वाला क्वेश्चन सेम डिक्टो में अभी तुम्हें पहले बता चुका था 500 वाले में। 500 पर एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया। अब एक चीज बताइए,
5 से पर जो संख्या आती है वो कुल संख्या कौन कौन सी होती है? कुल संख्या या तो 1 आएगी, 2 आएगी, कुल संख्या होती है मेरे पास 6 तक। अब हमसे पूछ रहा है सम संख्या आने की प्रायिकता। क्या पूछ रहा है हमसे? सम संख्या आने की प्रायिकता। तो मैंने क्या बताया था फॉर्मूला? अनुकूल या अनुमानित संख्या, अनुमानित संख्या और बट्टे में क्या? कुल संख्या। अब देखो अनुमानित संख्या का मतलब कौन सी संख्या? सम संख्या। अब ये बताइए सम संख्या है कितनी? सम संख्या मुझे लग रही है, देखो एक तो ये होगी सम संख्या, देखो एक ये होगी सम, एक ये होगी सम और एक ये होगी सम। कितनी सम है? 3। तो अनुमानित संख्या कितनी है? 3। और बट्टे कुल संख्या कितनी है? कुल है मेरे पास बेटा 6। तो इससे मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 1/2। तो यही क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन ही नहीं हुआ इसमें, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी ऑप्शन आता है तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कितना होगा? 1/2 होगा। अगला देखिए, दो घनों के आयतनों का अनुपात, मतलब दो घन है, इनका जो आयतनों का अनुपात है 1/27, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। अब एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए दो घन है, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। तो इनका जो अनुपात है, तो मैं लिख रहा हूं छोटे घन का आयतन, एक लिखा छूने, अब छूने नहीं, छोटे घन का आयतन बट्टे बड़े घन का आयतन। कितना दे रखा हमें? 1/27। 1/27 है तो बट्टे में लगा देते हैं, अनुपात बट्टे लग जाएगा। अनुपात होता है तो अनुपात लगाएंगे, बट्टे होगा तो बट्टे लगाएंगे। छोटे घन का आयतन, घन है तो घन का आयतन होता है पुत्र मेरे पास a का क्यूब। लेकिन यहाँ बड़ा घन है तो यहाँ तो स्मॉल ए तो नहीं मानूंगा, यहाँ मान लेना बड़ा a का क्यूब 1/27। अब देखो ये क्यू किस किस के होते हैं? एक तो 1 का होता है, 27 किसका होता है? 3 का। तो मैं कह सकता हूँ a/a बराबर 1/3। समझो ये क्या है? ये है छोटे घन की भुजा और ये है बड़े घन की भुजा। छोटे घन की भुजा कितनी है? a 1 और बड़े घन की भुजा कितनी है? 3। हमसे पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। तो अब बताइए मुझे छोटे घन का क्षेत्रफल क्या होगा? बट्टे बड़े घन का, बड़े का क्षेत्रफल, बड़े घन का क्षेत्रफल, यहां को छोटे घन का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का होता है, देखो इसमें या तो कुल पृष्ठ पूछ ले, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ पूछे, कुल पृष्ठ पूछे, बात एक ही है। 6a² बट्टे 6 बड़ी वाली a², वही आएगा ना सिर्फ। 6 से कट जाएगा, छोटी वाली ए का मान, छोटी वाली ए का मान है बेटा मेरे पास 1 का स्क्वायर 1 होता है, बड़ी वाली ए का मान है 3 और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो इसका जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा? 1/9। और ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 1/9। आगे बढ़ते, समांतर श्रेणी के प्रथम दो पद लिखिए जबकि a बराबर देश और b बराबर देश। मतलब a का मान दिया है, कितना है a का मान? -1 और d का मान दिया बेटा 1/2। हमसे क्या पूछ रहा है? प्रथम दो पद। तो प्रथम दो पद में पहला पद तो होता है a और दूसरा पद होता है मेरे से a + d। तो इन दोनों का मान निकालना बस। a का मान तो मुझे पता है, पहला पद होगा मेरे पास 1 और a + d का मान निकालना, -1 प्लस d का मान 1/2। तो ये तो एक ही रहेगा, ये हो जाएगा बेटा माइनस का 1 और प्लस का आधा। तो 1 में से आधा घटाऊंगा, माइनस का 1/2। तो ये आंसर होगा -1 माइनस का 1/2, माइनस का 1 को माइनस का 1/2। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, आगे देखिए। अच्छा भाई नाराज क्यों हो रहा है? अच्छा ये तो हम क्वेश्चन कर चुके हैं अभी। पृष्ठ क्षेत्रफल और इसका जो अनुपात निकाला था हमने, कितना निकाला था? 1/5। भाई ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया थोड़ा सा, ये वाला क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, ठीक है। इसका हमने अनुपात निकाला था 1/5। चलो आगे बढ़ते हैं, दोबारा करने की जरूरत नहीं है मुझे। किसी वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। तो यहां लिख सकता हूं मैं, इसने बोला है ना वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल।
जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर। देखो भुजा वृत्त की तो नहीं होती, भुजा किसकी होती है, वर्ग की। तो वर्ग की भुजा कितने की है, 12 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर, बेटा वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। लेकिन इसने बोला है कि भुजा कितने की है, 22 सेंटीमीटर की है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। तो पहले मुझे त्रिज्या, पहले त्रिज्या निकालनी है, उसके बाद मैं व्यास बता पाऊंगा। लेकिन त्रिज्या में हमें यहां से निकालना पड़ेगा। कैसे लगाओ, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान नहीं दिया, भुजा कितने की है 22 गुणा 22, 22 से 22 खत्म, आर का बन जाएगा ऊपर। तो यहां से जो आर का जो मान आएगा, आर स्क्वायर बराबर 22 गुणा 7, 22 सत्य कितना होता है 154, आर स्क्वायर बराबर आ गया 154। पूछ क्या आराम से, किसी वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है, जिसकी भुजा 22 सेंटीमीटर। भुजा कितने की 22 की, तो 22 गुणा 22 ये हो गया 22 सत्य 154, ठीक है। तो वृत्त का व्यास क्या होगा, वृत्त का व्यास दिस इज क्वेश्चन, दिस इज रॉन्ग भाई। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक है, क्योंकि हम व्यास तो तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास त्रिज्या आएगी। यहां से तो हमारे पास त्रिज्या निकाल नहीं पा रही, क्योंकि हमें यही नहीं पता 154 किसका वर्ग होता है। 154 तो किसी का वर्ग नहीं होता। जब 154 किसी का वर्ग नहीं होता तो व्यास हमारा रूट में आएगा, और रूट में कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है भाई, तो मैं यहां से निकाल देता हूं, यहां से निकलेगा नहीं भाई। अगर मान लीजिए मैं आर का मान यहां से निकाल देता हूं, आर का मान कितना आएगा अंडर रूट में 154, ठीक है, ये आर का मान आ गया। अगर मुझसे पूछ रहा है त्रिज्या, व्यास, क्या पूछ रहा है व्यास, तो ध्यान रखना व्यास इसका 2 गुना होगा ना, तो 2 गुने के लिए क्या कर दूंगा 2 अंडर रूट में कितना 154, ये होगा हमारा भाई क्या इसका आंसर। लेकिन कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं ऑप्शन के हिसाब से कोई ना कोई क्वेश्चन में क्या है थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हम सही कर रहे हैं। चलो भाई, अगर मान लीजिए अगर इसी टाइप का आता है तो हम ऐसे कर सकते हैं। अगर मान लो कोई भी संख्या चेंज आती है तो आप अपने हिसाब से कर तो सकते हो ना, हाँ तो ठीक है, बस इतना ही काफी है, बस सीखना है हमें। क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, गलत आ गया आ जाने दो, बस हमें आना चाहिए, करना आना चाहिए। किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात 2:7 है। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, तो परिधि में लिखूंगा ऊपर और क्षेत्रफल का लिखूंगा नीचे, क्योंकि अनुपात दे रखा मुझे कितना है 2:7, मतलब 2/7। तो त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की परिधि क्या होती है भाई 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर कितना 7/2। पाई से पाई खत्म, एक आर से एक आर खत्म, तो ऊपर बचा 2/r बराबर 7 में कितना 2 7/2 नहीं 2/7, फिर यहाँ मिस्टेक हो जाती है 2/7, 2 से 2 खत्म, तो आर का जो मान आया कितना आएगा 7 सेंटीमीटर, कितना आएगा आर का मान आ रहेगा 7 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं अगला क्या है। एक पांसा 2 बार फेंका जाता है और दोनों बार सम संख्या आने की तरह है। अब एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए एक 500 को हम 2 बार फेंकें, कितने बार फेंकें 2 बार, तो कुल जो परिणाम होंगे वो कितने कितने होंगे, कौन कौन से होंगे। एक चीज समझना, अगर मान लीजिए मैंने पहले एक 500 फेंका तो पहले 500 पर हो सकता है एक आगे, और जब मैं दूसरा 500 फेंकूंगा दूसरे 500 पे क्या आएगा कुछ भी आ सकता है। तो मैं मान लेता हूं पहले 500 पर भी एक आ गया और दूसरे 500 पर भी एक आ गया, लेकिन क्या यही आएगा हर बार ना, कुछ भी आ सकता है। हो सकता है पहले पर अगर मान लीजिए एक आ गया तो दूसरे पर 2 आ जाए, एक के साथ क्या आ जाए 3 आ जाए, एक के साथ 4, एक के साथ 5, एक के साथ क्या 6, ऐसी हो सकता है। पहले 500 पर पहले तो एक आया था, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पहले 500 पर एक है हर बार 2 नहीं आ सकता, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कितना भी आ सकता है। तो मैं करूंगा 2,1 ऐसे 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 3,1 इसी टाइप से टोटल जो परिणाम होंगे मेरे पास टोटल होंगे कितने 36 परिणाम, कितने होंगे 36। 36 में ध्यान रखना केवल 6 तक होंगे। कैसे 6 तक, एक के साथ एक, एक के साथ 2, या 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, या 5 के साथ 6, या 6 के साथ 5, इसी टाइप से टोटल कितने होंगे 36।
लेकिन हमसे किसकी प्रायिकता पूछ रहा है? दोनों बार सम संख्या है, दोनों बार सम। अब हमें यह बताना है कि दोनों बार सम संख्या कितनी होंगी। दोनों बार सम संख्या, ठीक है। तो एक हो जाएगा 2,2, 2,4, 2,6, ये सम है ना। या फिर हो सकता है 4,2, 4,4, 4,6, ऐसे ही 6,2, 6,4, 6,6। इसके अलावा कोई भी सम संख्या नहीं है जो दोनों सम संख्या हो। यही सम संख्या हमारे पास दोनों आनी चाहिए। इसकी क्या प्रायिकता ये बताओ, आई कितनी संख्याएं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारे पास अनुमानित संख्या है 9। 9 कैसे आया? क्योंकि सभी संख्याओं मतलब दोनों परिणाम सम होने चाहिए। इसने बोला था ना कि एक पांसा 2 बार फेंका जाता है, दोनों बार सम संख्या, तो दोनों बार सम संख्या यही बनेगी, इसके अलावा कोई भी सम संख्या नहीं बनेगी जो दोनों बार हो। तो टोटल है कितने? 9। और हमारे पास ये जो है सम संख्या वाले 9, और टोटल कितने थे हमारे पास? 36। 9 से काट दूं कितने बार? 1/4। इसका जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये ध्यान रखना, बहुविकल्पीय प्रश्न में नहीं पूछा जाएगा। ये तुम्हें या तो 2 नंबर में पूछा जाएगा या फिर पूरे के पूरे 4 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेना। आगे देखिए, किसी समूह में सर्वाधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है? मतलब किसी भी समूह में कोई भी संख्या बार बार आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं क्या भाई? बहुलक। जो संख्या बार बार ज्यादा सबसे ज्यादा रिपीट होती है उसी को हम बहुलक बोलते हैं। कहानी खत्म। एक थैली में 5 लाल, देखो लाल गेंद कितनी हमारे पास? 5। हरी कितनी है? हरी है 3। और नीली गेंद कितनी है? नीली गेंद है 2। एक थैली में 5 लाल, 3 हरी और 2 नीली गेंदें हैं। यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है। यादृच्छिक का मतलब होता है बिना देखे। मान लीजिए कोई भी एक थैली है, उसमें से मैं बिना देखे गेंद निकालनी। अब एक चीज बताइए, मान लो उसमें से बिना देखे तुम गेंद निकालते हो तो कौन सी गेंद आएगी? कोई सी भी आ सकती है, या तो लाल आएगी या हरी आएगी या नीली आएगी। अब हमसे पूछ क्या रहा है? हरी गेंद निकालने की प्रायिकता ये बताओ, कुल गेंद मेरे पास कितनी है? बेटा कुल गेंद है 10। अब मुझसे पूछ क्या रहा है? हरी गेंद की प्रायिकता। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। हरी गेंद की प्रायिकता। अब पहले ये बताओ हरी गेंद है कितनी? उत्तर मेरे पास है हरी गेंद 3। कितनी है? 3। और बट्टे में कितना आएगा? 10। बट्टे में 10 क्यों आएगा? अनुमानित संख्या बट्टे कुल संख्या, अनुमान 3/10, तो 3/10 आंसर ये होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक, बढ़ते आगे। अगला देखो, 2 पांसे फेंके जाते हैं, योग 8 आने की प्रायिकता वही है। जब मैं 2 पांसे फेंकूंगा तो कुल परिणाम मेरे पास होंगे पुत्र 36। कुल परिणाम कितने होंगे? 36। 8 आने की प्रायिकता दोनों, सॉरी योग 8 आने की। अब ये बताओ योग जो 8 आएगा वो कौन कौन सी संख्या होंगी? योग 8 हो, संख्या कौन कौन सी? पहले मैं संख्या निकाल रहा हूं, उसके बाद में निकालूंगा आपकी प्रायिकता। तो पहले संख्या देख लेते हैं कौन कौन सी आएंगी। तो एक आ जाएगी पुत्र 2,6, एक आ जाएगी 6,2, ठीक है। और एक आ जाएगी 4,4, एक आ जाएगी 5,3 और एक आ जाएगी 3,5। ये क्यों आ रही है? ये इसलिए आ रही है क्योंकि देखो 6 और 2 कितना होगा? 8। योग 8 आना चाहिए। 6 और 2 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 3 और 5 8। क्या ऐसी कोई और संख्या है कि जिनको आपस में जोड़ूं तो 8 आ जाए? ऐसा मत कर देना कि 7,1 कर दो। कितना कर दो? 7,1, क्योंकि इनका भी योग कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। लेकिन क्या पांसे में 7 आता है? नहीं आता, इसलिए 7,1 नहीं होगा। तो 8 योग होने की प्रायिकता, ये तो मैंने संख्या निकाली थी। 8 योग किस किस पे आएगा? अब इसकी प्रायिकता निकालना। 8 योग होने की प्रायिकता, अनुमानित संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 कितनी है टोटल? बट्टे कितनी है? 36। तो यही हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का
आंसर कितना 5/36 ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए 5 संख्याएं 4, 8, 12, 16, 20 का माध्य क्या होगा? क्या पूछ रहा है हमसे? माध्य। तो ध्यान रखना माध्य का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, बट्टे कुल संख्या, सभी संख्याओं को योग बट्टे कुल संख्या। तो संख्याओं को योग जोड़ेंगे कैसे? 4 + 8, ये हमें 5 संख्या दे रखी ना, 12, 16 कितना 20। सभी संख्याओं को योग बट्टे में क्या? कुल संख्या। कुल है कितनी? 5। सबको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 20 और 20 40 और 20 60। ठीक है, तो ये हो गया 60/5। जोड़ लेना भाई तुम, 5 से 60 को तोड़ूंगा तो कितने बच जाएगा? 12 बार। तो इसका जो माध्य आएगा वो कितना आएगा? 12 आएगा। तो 12 ऑप्शन नंबर इज बी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं 1 से 50 तक की संख्याओं में से यादृच्छिक बिना चुनी गई संख्या, बिना चुनी गई वह संख्या 5 का गुणज होने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है 1 से 50 तक की संख्याओं में से बिना देखे हमें एक संख्या चुननी है और वो संख्या 5 की गुणज होनी चाहिए। 5 की क्या होनी चाहिए? गुणज। अब पहले ये बताओ 5 की गुणज कौन कौन सी संख्या होती हैं? एक तो 5 होती है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और कौन सी 50। ये सब किसकी गुणज है? 5 की गुणज है। और टोटल संख्या कितनी है? टोटल हमारे पास 50। तो अनुमानित संख्या बट्टे कुल संख्या, अनुमानित संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अनुमानित संख्या 10 और बट्टे कितना? 50। काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 1/5। 1/5 इसका आंसर, 1/5। देखो ये, अच्छा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, यहाँ भी 10/50 आ रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है भाई। मैं 10/50 निकालना, ये भी 10/50 है, 10/50 को काटूंगा तो 1/5, ये भी 1/5 है। तो दोनों ऑप्शन सही। तो मैं बता दूं दोनों ऑप्शन क्या हमारे सही है। ठीक है, लेकिन इस टाइप का तुम्हें पेपर में नहीं मिलेगा। ये है भाई इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा लास्ट में एक 50वां क्वेश्चन है। एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308 है। अब ये बताओ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का होता है हमारे पास πr², लेकिन अर्धवृत्त का हो जाएगा आधा बराबर कितना? 308। इसका व्यास क्या होगा? क्या निकालना हमें? व्यास निकालना। तो पहले यहाँ से आर का मान निकाल लीजिए। तो पाई का मान 22/7 गुणा 2 गुणा r² बराबर कितना? 308। 308 2 से काटूंगे इसे 11 बार, 7 पंजा का ऊपर, 11 कहाँ जाएगा? नीचे। तो r² बराबर 308 गुणा 7/11। 11 से काटो, 11 दूनी 22, 8 से 11 88, 8 से गुणा कर लीजिए इसमें। तो 8 चौक 8 7 56 का 6, 5 लगा, 7 दूनी 14 और 5 19। अब 196, 196 किसका वर्ग होता है? हमें पता आर का मान आ जाएगा 196, 14 का वर्ग। ये आ रहा है हमारी त्रिज्या, लेकिन हमसे पूछ कर रहा है व्यास। जब त्रिज्या 14 है तो व्यास 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना कितना होगा? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये थे हमारे भाई टोटल 1 से लेकर 50 नंबर तक सभी क्वेश्चन। ठीक है, आपको मैं आशा करता हूँ कि शायद आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो फिलहाल 10th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर आप यही चाहते हैं कि इसी टाइप के हम क्वेश्चन बनाते रहें तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि हम किस टाइप के क्वेश्चन और बनाएं। धन्यवाद।